रात के 2 बज रहे हैं। जगह है भारत का सबसे पवित्र और इस समय का सबसे खतरनाक इलाका, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। साल है 1988। अंदर का माहौल ऐसा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चारों तरफ मशीन गन लिए हुए आतंकवादी पहरा दे रहे हैं। इनके दिलों में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। मंदिर के एक अंधेरे कमरे में फर्श पर एक आदमी बैठा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हैं और चेहरा मिट्टी से सना हुआ है। देखने में वो एक मामूली रिक्शा वाला या कोई भिखारी लग रहा है, लेकिन उसके चारों तरफ 4 खतरनाक आतंकवादी AK-47 ताने खड़े हैं। उनमें से एक आतंकवादी जो उनका लीडर है, उस आदमी के चेहरे के बिल्कुल करीब आता है। उसकी आंखों में शक है। वो अपनी बंदूक की नली उस आदमी के माथे पर रखता है और ठंडी आवाज में पूछता है, तू कौन है और सच बताना, नहीं तो अगली सांस लेने से पहले तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर इस आदमी की जुबान 1 सेकंड के लिए भी लड़खड़ाई, अगर इसके चेहरे पर एक बूंद पसीना भी दिखा, तो अगले ही पल मौत पक्की है। लेकिन बंदूक की नली माथे पर होने के बावजूद इस आदमी के चेहरे पर खौफ का कोई नामो निशान नहीं है। वो आदमी कोई भिखारी नहीं है, वो कोई भटका हुआ मुसाफिर नहीं है। वो आदमी है भारत की खुफिया एजेंसी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का सबसे तेज तर्रार एजेंट। नाम है अजीत डोभाल और वो इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन पर मौत के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं, बिना किसी बैकअप के, बिना किसी हथियार के। लेकिन एक टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर इस हालत में आतंकवादियों के घर में पहुंचा कैसे? इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा 7 दिन पीछे। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में मई 1988। ऑपरेशन ब्लू स्टार को बीते हुए 4 साल हो चुके थे, लेकिन पंजाब की आग अभी बुझी नहीं थी। खालिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था। इस बार वे और भी ज्यादा खतरनाक थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे और सबसे बड़ी बात, उन्हें बाहर से लगातार निर्देश मिल रहे थे। भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक और मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब था भारी खून खराबा और दुनिया भर में आलोचना। लेकिन अगर कुछ नहीं किया गया तो देश का एक हिस्सा कटने की कगार पर था। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कमरे में रॉ, IB और NSG के टॉप अधिकारी मौजूद थे। समस्या ये थी कि किसी को भी अंदर की असली खबर नहीं पता थी। कितने आतंकवादी हैं, हथियार कहाँ रखे हैं, उनका लीडर कौन है, और सबसे जरूरी बात, क्या उनके पास बम है? बिना इस जानकारी के कमांडोज को अंदर भेजना उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेलना था। तभी कमरे के एक कोने में बैठे एक ऑफिसर ने शांति से कहा, हमें अंदर एक आदमी भेजना होगा। सब हैरान रह गए। अंदर जाना, वो भी तब जब वहाँ एक परिंदा भी बिना आतंकवादियों की इजाजत के नहीं घुस सकता। ये सुसाइड से कम नहीं था। IB के डायरेक्टर ने पूछा, कौन जाएगा? किसी भी अनजान आदमी को देखते ही वो लोग गोलियों से भून देंगे। उस ऑफिसर ने जवाब दिया, मैं जाऊंगा। वो ऑफिसर थे 43 साल के अजीत डोभाल, जो उस समय IB के जॉइंट डायरेक्टर थे। डोभाल पाकिस्तान में 7 साल अंडरकवर गुजार चुके थे। उन्हें भेष बदलने और दुश्मन के दिमाग से खेलने की कला में महारत हासिल थी। लेकिन ये मिशन पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक था। यहाँ दुश्मन सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि वो लोग थे जो धर्म के नाम पर मरने और मारने को तैयार थे। प्लान तैयार हुआ, लेकिन प्लान कोई हॉलीवुड फिल्म जैसा नहीं था, जहाँ एजेंट सूट पहनकर और गैजेट्स लेकर जाता है। ये असली दुनिया थी, जहाँ एक छोटी सी गलती की सजा सिर्फ मौत होती है। डोभाल ने अपने बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, फटे पुराने कपड़े पहने और बन गए एक गरीब रिक्शा वाला। अमृतसर की झुलसती गर्मी में डोभाल ने कई दिनों तक स्वर्ण मंदिर के आसपास रिक्शा चलाया। वो आतंकवादियों की हरकतों को नोट करते रहे, कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है। फिर उन्होंने एक ऐसी चाल चली जो इंटेलिजेंस की दुनिया में एक मास्टर स्ट्रोक मानी जाती है। उन्होंने आतंकवादियों की नजरों में खुद को जानबूझकर संदिग्ध बनाया। वो मंदिर के परिक्रमा मार्ग के आसपास मंडराने लगे। आतंकवादियों को लगा कि शायद ये कोई पुलिस का इन्फॉर्मर है, और ठीक वही हुआ जो डोभाल चाहते थे। एक रात आतंकवादियों ने उन्हें पकड़ लिया और घसीटते हुए मंदिर के अंदर ले गए। तू कौन है और सच बताना, नहीं तो अगली सांस लेने से पहले तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आतंकवादी लीडर की आंखें खून से लाल थीं। डोभाल जानते थे कि अगर उन्होंने खुद को सिर्फ एक रिक्शा वाला बताया तो ये लोग उन्हें मार देंगे, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मर से नफरत थी। यहाँ डोभाल ने वो जुआ खेला जो 100 में से 99 बार फेल हो जाता है। उन्होंने डरे हुए रिक्शा वाले का नाटक छोड़ दिया। उन्होंने सीधे उस आतंकवादी की आंखों में देखा और बिल्कुल शांत आवाज में ठेठ उर्दू लहजे में कहा, मैं वो हूँ जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे हो। मुझे ISI ने भेजा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आतंकवादी लीडर पीछे हट गया। ISI? क्या सबूत है तेरे पास? डोभाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें वो बता सकता हूँ जो सिर्फ तुम्हारे आकाओं को पता है। डोभाल ने पाकिस्तान में अपने 7 साल के अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने उन पाकिस्तानी जनरलों और ISI हैंडलर्स के नाम बताए जो उस वक्त पंजाब में आतंकवाद फैला रहे थे। उन्होंने लाहौर की उन गलियों का नक्शा खींचा जहाँ इन आतंकवादियों के कैंप थे। उन्होंने वो कोड वर्ड्स बोले जो IB ने पिछले कुछ महीनों में इंटरसेप्ट किए थे। आतंकवादी पूरी तरह से हिल गए। उन्हें लगा कि सच में पाकिस्तान से कोई बड़ा एजेंट उनकी मदद करने आया है। मौत का फंदा डोभाल ने अपने ही हाथों से खोल दिया था। अब डोभाल मंदिर के अंदर थे, और वो भी एक मेहमान बनकर। अगले 72 घंटे अजीत डोभाल ने मौत के साए में बिताए। वो आतंकवादियों के साथ खाते, उनके साथ बैठते और उनकी हर बात सुनते।
इस दौरान उनका तेज दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। वो हर चीज को अपने दिमाग में स्कैन कर रहे थे। स्नाइपर्स कहाँ बैठे हैं, हथियारों का जखीरा कहाँ छिपा है, सबसे बड़ा खतरा कहाँ से है। उन्हें पता चला कि आतंकवादियों के पास कितने लोग हैं और उनकी असल ताकत क्या है। उन्हें ये भी पता चला कि आतंकवादी अंदर बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अगर कमांडोज अंदर आए तो पूरे मंदिर को उड़ा दिया जाए। ये जानकारी भारत सरकार के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थी। लेकिन एक बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। ये सारी जानकारी बाहर कैसे भेजी जाए। डोभाल के पास कोई वायरलेस रेडियो नहीं था, कोई हिडन कैमरा नहीं था। उन्हें खुद बाहर निकलना था। लेकिन अगर वो अचानक गायब हो गए तो आतंकवादियों को शक हो जाएगा और वो अपनी पोजीशन बदल लेंगे। डोभाल ने फिर एक चाल चली। उन्होंने आतंकवादी लीडर से कहा, मुझे बाहर जाकर पुलिस की डिप्लॉयमेंट का नक्शा लाना होगा ताकि हम एक बड़ा हमला प्लान कर सकें। मुझे कुछ घंटों के लिए बाहर जाना होगा। आतंकवादियों को उनकी बातों पर इतना भरोसा हो चुका था कि उन्होंने डोभाल को बाहर जाने दिया। जैसे ही डोभाल बाहर आए, उन्होंने आईबी की एक सेफ हाउस से सीधे दिल्ली फोन किया। मुझे अंदर का पूरा नक्शा मिल गया है, मिशन के लिए तैयार हो जाओ। मई 1988। डोभाल से मिली सटीक जानकारी के आधार पर भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया। लेकिन इस बार कोई बड़ी फौज नहीं भेजी गई। इस बार गए एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज। डोभाल ने कमांडोज को वो सटीक जगहें बता दी थीं जहां आतंकवादियों के स्नाइपर बैठे थे। ऑपरेशन शुरू हुआ। कमांडोज ने मंदिर के अंदर घुसे बिना बाहर से ही आतंकवादियों की सप्लाई लाइन काट दी। बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया। और जिन जगहों पर डोभाल ने आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी दी थी, स्नाइपर्स ने वहां सटीक निशाना लगाया। अंदर बैठे आतंकवादियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि भारतीय कमांडोज को उनकी हर एक पोजीशन कैसे पता है। उन्हें लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। उन्हें क्या पता था कि वो अदृश्य शक्ति वो रिक्शा वाला था जिसे वो अपना दोस्त समझ बैठे थे। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 100% सफल रहा। बिना मंदिर को कोई भारी नुकसान पहुंचाए और बिना किसी बड़ी जनहानि के आतंकवादियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया गया। 41 आतंकवादी मारे गए और 200 से ज्यादा ने घुटने टेक दिए। भारत ने एक बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया था और इस जीत के पीछे के नायक थे अजीत डोभाल। ऑपरेशन खत्म होने के बाद दिल्ली में जश्न का माहौल था। लेकिन अजीत डोभाल वो वापस अपने ऑफिस की उसी कुर्सी पर बैठे थे जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। उनके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, कोई घमंड नहीं था। उनके लिए ये सिर्फ एक और दिन था जहां उन्होंने अपना फर्ज निभाया था। इस अदम्य साहस और वीरता के लिए अजीत डोभाल को भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों में से एक कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इंटेलिजेंस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पुलिस या इंटेलिजेंस ऑफिसर को ये मिलिट्री सम्मान मिला हो। आज हम उन्हें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में जानते हैं। हम उन्हें इंडियन जेम्स बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अजीत डोभाल कोई फिल्मी जासूस नहीं है। वो इंसान है जिसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में गुजारा है ताकि 140 करोड़ हिंदुस्तानी सुकून की नींद सो सकें। उनकी कहानी हमें बताती है कि सबसे खतरनाक हथियार कोई बंदूक या बम नहीं होता। सबसे खतरनाक हथियार होता है एक शांत और तेज दिमाग। जब कोई उनसे पूछता है कि क्या उन्हें मौत से डर नहीं लगता, तो उनका सिर्फ एक जवाब होता है, डर सबको लगता है, लेकिन जब आप इस देश से मोहब्बत करते हैं तो कोई भी डर उस मोहब्बत से बड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों, ये थी अजीत डोभाल के सबसे खतरनाक अंडरकवर मिशन की कहानी, उन फाइलों से जो सालों तक बंद रहीं। आपको क्या लगता है, क्या इंटेलिजेंस की दुनिया में दिमाग हथियारों से ज्यादा ताकतवर होता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही